हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने लक्ष्य के प्रति एक कदम निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, हम आप सबके लिए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम और बिहार शिक्षक भर्ती जैसा कि हिंदी से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सबको करा रहे हैं। तो चलिए, हम इस समय टॉपिक वाइज प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं। तो आज प्रैक्टिस श्रृंखला में हमारा प्रैक्टिस नंबर 6 है। जो छात्र पहली बार देख रहे हैं, जो हमारे भाई बहन आप सब पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वे सब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन उन सबको भी मिल जाया करें। और दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज ये कुछ खास होने वाला है और हम आप सबके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर उनसे भी क्वेश्चन लिए हुए हैं। और इसके पहले हम साहित्य से भी 4-5 प्रैक्टिस आप सबको 4-5 दे चुके हैं और व्याकरण की भी अति महत्वपूर्ण क्लास है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनसे एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे, दे चुके हैं। तो आप सबकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप सब जाके उसमें इसके पहले के प्रैक्टिस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए तो देखिए, आज हमारा पहला प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। ऑप्शन है, सुनिए, ढोला, मारूरा, दोहा। बी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ऑप्शन सी है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन डी है राउलवेल। चलिए, और दोस्तों, आप सब जब भी हमारे साथ पेपर चालू करने बैठे तो कॉपी पेन लेके बैठें। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम मौखिक बताएं उनको भी आप सब नोट करते चलिए। चलिए, आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए, फिर मैं बताऊं। तो देखिए, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है हमारा ढोला, मारूरा, दोहा। ठीक है, ये दोहा छंद में लिखा गया है और ये ढोला, मारूरा, दोहा राजस्थान का एक लोकप्रिय काव्य भाषा रहा है। ठीक है, और इसमें जो कछवाहा वंश के राजा नल हैं, उनके पुत्र राजकुमार ढोला की और मारवाड़ी जो नायिका हैं उनके प्रेम कथा का वर्णन है। एक बात हो गया, इनको आप सब ध्यान रखिएगा। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण पंडित दामोदर शर्मा की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की है। राउलवेल रोडा कवि की है, जो कि एक चंपू काव्य है, गद्य पद्य मिश्रित है। और राउलवेल में 7 नायिकाओं का वर्णन है, ये भी आप सब ध्यान रखिएगा। कलचुरी वंश की 7 नायिकाओं का वर्णन है, ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य थे, ये सब आप ध्यान रखिए। चलिए, प्रश्न 2 पे आते हैं। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। फिर से सुनिए, विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक रचना जो पदावली है, जो मैथिली भाषा में है, वो अनूठी संपत्ति है। किसकी? हिंदी साहित्य के आदिकाल की, हिंदी साहित्य के मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की, या फिर कोई नहीं? इनका आंसर करिए आप सब। तो देखिए, विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक जो पदावली रचना है, ये हिंदी साहित्य के आदिकाल की अनूठी संपत्ति है। ठीक है, इसको आप सब ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 3 देखिए, कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने माना है? महत्वपूर्ण रचना है, तो इनको आप सब ध्यान रखिएगा। कवि के अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने माना है? नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र और गुलाब राय श्याम सुंदर दास। चलिए देखिए आंसर, आप सब बताइए, अपने अपने आंसर गेस करिए।
तो दोस्तों इसका आंसर होगा कवि के अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इस एक श्याम सुंदर दास जी, इन्होंने भी सहृदय यानी पाठक जो पढ़ने वाला है, सहृदय के हृदय का साधारणीकरण, हृदय के चित्त का, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने सहृदय के चित्त का साधारणीकरण माना है। ये भी आप सब ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर नगेंद्र ने सहृदय के यानी जो पाठक होता है, पाठक के हृदय के चित्त का साधारणीकरण माना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नाट्यवेद, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। और ये अभी अगले साल 2021 में यूपी टीजीटी में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसके पहले भी 2-3 बार ये आया हुआ है। तो देखिए, नाट्यवेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से क्रमशः लिया गया है। यानी नाट्यवेद की जब रचना हो रही थी तो ऋग्वेद से एक तथ्य उठाया गया है, इसमें यजुर्वेद से कुछ लिया गया है, सामवेद से लिया गया, अथर्ववेद से लेके क्रमशः नाट्यवेद की रचना की गई है। तो आप ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए है पाठ्य लिया गया है, गान लिया गया है, अभिनय लिया गया है, रस लिया गया है। यानी ये जो चारों वेद हैं, चारों वेद से 4 तथ्य ले करके नाट्यवेद की रचना हुई। यहीं पे आपको यहाँ यही बताना है कि ऋग्वेद से क्या लिया गया है, सामवेद से क्या लिया गया है और यजुर्वेद से क्या लिया गया है, अथर्ववेद से क्या क्या लिया गया है। चलिए ऑप्शन ए सुनिए, पाठ्य गान अभिनय रस। ऑप्शन बी है पाठ्य रस गान अभिनय। ऑप्शन सी है पाठ्य अभिनय गान रस। ऑप्शन डी है पाठ्य अभिनय रस और गान। बताइए। चलिए बताइए। एक क्वेश्चन ऋग्वेद से भी, संस्कृत का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। चलिए तो देखिए, नाट्यवेद हेतु ऋग्वेद से आपका लिया गया है पाठ, ऋग्वेद से पाठ लिया गया है, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है, सामवेद से गान लिया गया है और अथर्ववेद से रस लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद से पाठ लिया गया है, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है, सामवेद से गान लिया गया है, अभिनय से अथर्ववेद से रस लिया गया है। इसका आंसर सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जम्बू स्वामी रास के लेखक हैं। जम्बू स्वामी रास के लेखक हैं धर्मशूर, जिनदत्त शूर, शालिभद्र शूर और नेमिनाथ चौपई। चलिए ऑप्शन करिए। जम्बू स्वामी रास के लेखक हैं धर्मशूर, जिनदत्त शूर, शालिभद्र शूर, नेमिनाथ चौपई। चलिए, यहाँ पे रचनाकार का नाम होना चाहिए था, हमने रचना ही रख दिया है। कोई बात नहीं, चाहे वैसे पढ़िए, बस आप सब जानते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे, जब आप जानते रहेंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, जम्बू स्वामी रास के लेखक हैं धर्मशूर। ऑप्शन नंबर ए सही है। और देखिए, जिनदत्त शूर की रचना उपदेश रसायन रास है। हमने आप सबको पढ़ाया हुआ है कि जिनदत्त शूर की रचना उपदेश रसायन रास है और शालिभद्र शूर की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित रास। और नेमिनाथ चौपई रचना किसकी है, तो विनयचंद शूर की है। ठीक है, यहाँ पे हमको विनयचंद शूर लिखना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे रचना है लिख दिया है। तो चलिए आप सब जान जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे ये रचना का नाम है और इनके लेखक है विनयचंद शूर। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन कैसे हैं दोस्तों, आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है, ये कथन किसका है? तो यहाँ पे ये कथन दिया हुआ है, राहुल सांकृत्यायन ने ऐसा माना है, रामकुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए आप सब। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है, तो ये कथन है राहुल सांकृत्यायन जी का। ठीक है, ये कथन आपका राहुल सांकृत्यायन जी का है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सिद्धों में सबसे अधिक रचनाएं, सिद्धों में सबसे अधिक रचनाएं किस सिद्ध कवि ने किया था? यानी सिद्धों में ही सिद्धों में वे कौन से सिद्ध कवि थे जिन्होंने सबसे अधिक रचना लिखी है? तो ऑप्शन सुनिए, शरहपा हैं, शबरपा हैं, डोम्बिपा हैं और कण्हपा हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कण्हपा ने 74 रचना लिखी थी। कण्हपा के 74 ग्रंथ के नाम 74 ग्रंथ मिलते हैं, ऐसा हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसा मिला है कि इन्होंने 74 ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, 74 ग्रंथ। और देखिए, कण्हपा साहित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कण्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, श्याम सुंदर दास का है, राहुल सांकृत्यायन का है और आचार्य शुक्ल का है। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सरहपा जान ही रहे हैं। सरहपा की रचना दोहा कोश और शबरपा की रचना चर्यापद और डोम्बिपा की रचना अक्षरद्विकोपदेश। ये सब आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब बताइए क्वेश्चन नंबर 8 में, कण्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, ये कथन किसका है? तो ये कथन है राहुल सांकृत्यायन का, ये भी ठीक है। कण्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, ये भी कथन राहुल सांकृत्यायन का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सिद्धों के बारे में प्रथम जानकारी हमें किस रचना में मिलता है? सिद्धों के बारे में प्रथम जानकारी हमें किस रचना में मिलता है? तो ऑप्शन सुनिए, वर्ण रत्नाकर है, कीर्तिलता है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है और परमाल राशो है। तो देखिए, सिद्धों के बारे में प्रथम जानकारी हमें वर्ण रत्नाकर से मिलती है। वर्ण रत्नाकर जो कि मैथिली भाषा में लिखा गया और ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। ठीक है, कीर्तिलता विद्यापति की है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण पंडित दामोदर शर्मा की है, परमाल राशो जगनिक की रचना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। किस रचना को जैनियों का हरिवंश पुराण कहा जाता है? किस रचना को जैनियों का हरिवंश पुराण कहा जाता है? ऑप्शन सुनिए, पौमचर्य को, ऋठ्ठेमचर्य को, स्वयंभू छंद को और ऋय कुमार चर्य को। चलिए गेस करिए अपने अपने आंसर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और क्वेश्चन कैसे हैं इस पे अपनी राय आप सब हमें ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम और मोटिवेट हों और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएं आप सबके लिए, जो परीक्षा में आप सबको हेल्पफुल साबित हो। तो चलिए, किस रचना को जैनियों का हरिवंश पुराण कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋठ्ठेमचर्य। ऋठ्ठेमचर्य को जैनियों का हरिवंश पुराण कहा जाता है। और ये आप सब जानते होंगे, पौमचर्य, ऋठ्ठेमचर्य, स्वयंभू छंद ये स्वयंभू की रचना है। और ये जो ऋय कुमार चर्य हो ये पुष्पदंत की रचना है। इस रचना की खास बात यह है, ये भी जान लीजिए, इनमें पंचमी विद्या का उल्लेख है। इस रचना में पंचमी विद्या
का उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे भी बन सकता है कि पुष्पदंत के किस रचना में पंचमी विद्या का उल्लेख है, तो रे कुमार चर्यो। और एक ये जो रचना है कहाँ गया, स्वयंभू की एक पौमचरी हो गई, रिठड़े में चरी, और स्वयंभू छंद जो ये रचना है इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के 60 कवियों का उद्धरण मिलता है। इस रचना में स्वयंभू छंद में प्राकृत और अपभ्रंश के 60 कवियों के उद्धरण मिलते हैं। ये भी आप सब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, महापुराण रचना में राम की माता का क्या नाम था। महापुराण रचना जो कि पुष्पदंत की रचना है, तो महापुराण रचना में राम की माता का क्या नाम था। ऑप्शन देखिए, सुबाला था, सुजाता था, सुभद्रा था, कोई नहीं। बताइए। तो फिर सुन लीजिए आंसर, महापुराण रचना में राम की माता का नाम सुबाला था। राम की माता का नाम सुबाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 देखिए, संदेश राशक में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से होता है, यानी किस महीने से होता है। संदेश राशक ग्रंथ में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से प्रारंभ होता है। तो देखिए, आषाढ़ मास से, श्रावण मास से, और आपका कार्तिक मास से, चैत्र मास से। बताइए। यहाँ पे श्रावण होगा। चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए। तो संदेश राशक में 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ मास से होता है। आषाढ़ मास से होता है। और एक रचना और है हिंदी साहित्य में, उसमें भी 12 मासा का प्रारंभ हुआ है। तो वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें कार्तिक मास से 12 मासा का प्रारंभ हुआ है। तो चलिए बताइए, वो कौन सी रचना है जिसमें 12 मासा का प्रारंभ कार्तिक मास से हुआ है। तो वो है आपका परमाल राशो। ठीक है, इसको आप सब नोट कर लीजिए। जो परमाल राशो ग्रंथ है, परमाल राशो, इसमें भी 12 मासा का उल्लेख है। और परमाल राशो में 12 मासा का प्रारंभ कार्तिक मास से होता है, और संदेश राशक में 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ मास से होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मेघदूत और संदेश राशक। मेघदूत और संदेश राशक की परंपरा किस ग्रंथ में पाई जाती है। ऑप्शन सुनिए, परमाल राशो, संदेश राशक, बिशल देव राशो, खुमाड़ राशो। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने आंसर लगा लिए होंगे। तो देखिए, इसमें जो आंसर होगा बिशल देव राशो होगा, जो कि नरपति नाल ने लिखा है। बिशल देव राशो ग्रंथ में मेघदूत और संदेश राशक की परंपरा पाई जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बिशल देव राशो को वीर गीत की पुरानी पुस्तक किस आचार्य ने कहा है, यानी किस आलोचक ने बिशल देव राशो को वीर गीत की पुरानी पुस्तक कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, डॉक्टर नगेंद्र हो गए, डॉक्टर बच्चन सिंह और नामोर सिंह। तो देखिए, बिशल देव राशो को वीर गीत की पुरानी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे हैं ये हमें आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। हमने क्वेश्चन अपने मन से किताब में पढ़ के हमने अपने मन से इसके आंसर भी रखे हुए हैं। जहाँ पे कोई त्रुटि हो उसको आप हमें कमेंट के थ्रू
ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं अपना सुधार कर सकूं। दोस्तों, अब प्रश्न अच्छे हैं या नहीं, आप सब लाइक करिए या ना करिए तो आपके मन की बात है, लेकिन हमें जो लगा, हमें थोड़ा आप लोग का फीडबैक आपका चाहिए। आप सब हमें अपना फीडबैक दीजिए इस क्वेश्चन पे, प्रश्न पे, कि पेपर कैसे हैं, पेपर में प्रश्न कैसे हैं, किस लेवल के हैं। तभी हम ऐसे ही आगे भी आप सबको ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सबके लिए लाऊंगे। तो जब तक आप सब अपना फीडबैक नहीं देंगे हमें, तो मैं कैसे जान पाऊँगी कि हमारे प्रश्न अच्छे हैं या नहीं। इसलिए दोस्तों, मैं बार बार कहती हूँ कि मैं क्वेश्चन पेपर में कैसे प्रश्न रख रही हूँ, परीक्षा की दृष्टि से अपने हिसाब से तो रख रही हूँ, लेकिन आप भी तो कुछ सहयोग करेंगे, आप भी बताएंगे। तो चलिए, आप लाइक करिए या ना करिए, ये तो आपके मन की बात हुई, लेकिन दोस्तों इस पे आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पद्मावत में उल्लिखित राजा रत्नसेन कहाँ के राजा थे? पद्मावत में उल्लिखित राजा रत्नसेन कहाँ के राजा थे? उड़ीसा, कर्नाटक, चित्तौड़गढ़, कोई नहीं। अपने अपने आंसर गेस करिए आप सब। तो देखिए, पद्मावत में उल्लिखित राजा रत्नसेन थे, जो वो चित्तौड़गढ़ के राजा थे। वे चित्तौड़गढ़ के राजा थे। और एक ग्रंथ है विशल देवरासो, जिसमें रानी राजमती से रूठ के विशल देव उड़ीसा जाते हैं। ये भी तथ्य आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि रानी राजमती से रूठ के विशल देव कहाँ जाते हैं? तो उड़ीसा जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? शारंगधर पद्धति जो कि शारंगधर की रचना है, और वो किस विधा की है? तो देखिए, महाकाव्य है, गीति काव्य है, खंड काव्य है, सुभाषित संग्रह है। तो ये जो शारंगधर पद्धति रचना है, ये सुभाषित संग्रह है। ठीक है, ये सुभाषित संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए। दव्य सहावपयास नामक रचना अपभ्रंश में किसकी है? दव्य सहावपयास नामक रचना जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, किसकी है? तो ऑप्शन है देवसेन, स्वयंभू, पुष्पदंत, कोई नहीं। चलिए मैं हिंट दे देती हूँ। उनके एक ग्रंथ और है श्रावकाचार, जिनकी ये दव्य सहावपयास रचना जिनकी है, उन्हीं की रचना श्रावकाचार भी है। ठीक है, चलिए देवसेन, दव्य सहावपयास नामक रचना के लेखक देवसेन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए। कैमासवध प्रमुख घटना है? पृथ्वीराज रासो की, संदेश राशक की, कीर्तिलता की, कीर्ति पताका की। चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए। कैमासवध पृथ्वीराज रासो की घटना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। कैमासवध पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ढोला मारूरा दोहा में विवाह के समय, ढोला मारूरा दोहा, यहाँ पे दूहा होगा, ढोला मारूरा दूहा में विवाह के समय ढोला की आयु कितनी थी? जो उसमें नायक है ढोला, उनकी आयु कितनी थी? ऑप्शन सुनिए। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो ढोला की आयु 3 वर्ष थे, और जो नायिका मारवाड़ी थी उनकी आयु 1.5 वर्ष थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20। जिनचंद सूर्य फागु जो कि 1284 ईस्वी की रचना है के लेखक हैं। जिनचंद सूर्य फागु के लेखक हैं। ऑप्शन सुनिए। जिनचंद सूर्य, राजशेखर सूर्य, नेमिनाथ, कोई नहीं। तो ऑप्शन है जिनचंद सूर्य फागु के लेखक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिनचंद सूर्य।
जिनचंद सूर्य की रचना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 21, श्री नेमिनाथ फागु। श्री नेमिनाथ फागु की रचना किसने की? तो विमल चंद्र सूर्य, जिनदत्त सूर्य, राजशेखर सूर्य, कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग आंसर करिए। श्री नेमिनाथ फागु की रचना किसने की? तो इनका राइट आंसर होगा राजशेखर सूर्य ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रेवंत गिरिराज कितने कड़वकों में विभक्त है? रेवंत गिरिराज कितने कड़वकों में विभक्त है? तो ऑप्शन सुनिए, 4, 5, 6, 7। तो इनका राइट आंसर होगा 4। रेवंत गिरिराज रचना 4 कड़वकों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बुद्धिरास रचना के लेखक हैं। बुद्धिरास रचना के लेखक हैं शालिभद्र सूर्य, विजय सेन सूर्य, सुमतिगढ़ और कोई नहीं। चलिए, तो बुद्धिरास रचना के लेखक हैं शालिभद्र सूर्य, जिन्होंने भारतेश्वर बाहुबली रास लिखा है। अगला देखिए, कलछुली रास के लेखक हैं। कलछुली रास के लेखक हैं चंद्रमुनि, प्रज्ञा तिलक, कनकानर मुनि, देल्हड़। बताइए आप सब। तो कलछुली रास रचना है प्रज्ञा तिलक की। कलछुली रास रचना प्रज्ञा तिलक की है। और कनकानर मुनि की रचना करकंड चरिव है। करकंड चरिव रचना कनकानर मुनि की है। और गय सुकुमार रास देल्हड़ की है। गय सुकुमार रास ये इनका है। और करकंड चरिव कनकानर मुनि का है। तो बस दोस्तों, आज यहीं तक। अब मिलेंगे फिर अगले प्रैक्टिस में, अगले क्लास में। तो क्वेश्चन कैसे हैं आप सब अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पाने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाया कर। और प्रैक्टिस अच्छी लगे, ये आप सबको अच्छा लगे तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप सब जाके इसके पहले के भी प्रैक्टिस देख सकते हैं। तो चलिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।